अच्छा बच्चों, आज हमने जो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करना है वो करना है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो क्या होता है, इस चीज को पहले सुनिए कि हमारे पास में क्या होता है कि प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, हमारे पास में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जैसे जिसके जो कि कैपिटल के अंदर हमारे पास में इंक्लूडेड होते हैं, तो जितने भी हमारे पास में प्रॉफिट्स होते हैं वो सेल्स से रिलेटेड होते हैं। और हमारा जो गोल होता है ना एक्चुअल बिजनेस का, वो क्या होता है कि बेस्ट सेल को हम मेंटेन रख सके। तो उस बेस्ट सेल को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास में ये रेशियोज को चेक करते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी सेल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है। एक्टिविटी रेशियो के अंदर या टर्नओवर रेशियो के अंदर हम यही करते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो है हमारे पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था लास्ट क्लास में, कि आप अगर कंसेंट्रेट करेंगे ना तो जो भी आपको बोला जाएगा ना, जैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसके नाम में ही आपको दो चीजों का रिलेशनशिप पता लग जाएगा। तो ये किसके साथ में हमारा रिलेशन बता रहा है, ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है या फिर कनेक्शन बता रहा है हमें, कनेक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल विद सेल्स। सेल्स के साथ में यानी कि टर्नओवर के साथ में हमें रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हमारे पास में कैपिटल क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल क्या होती है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल होती है टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो वो कैपिटल आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल हमारे पास में इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। कैपिटल को हम ये भी कह सकते हैं कि ये है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। ठीक। और हमें कैपिटल क्यों चाहिए होती है? फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स और स्टॉक परचेज, स्टॉक को परचेज करने के लिए, या फिर पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर्स। अब देखो यहां पे ना मैंने कैपिटल को दो भागों में बांट दिया। ये जो कैपिटल है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में कैपिटल है, ये दो तरह से यूटिलाइज होती है हमारी। एक तो हम फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लें, और दूसरा फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लें, और दूसरा हम क्या करें सर, पेमेंट करें क्रेडिटर्स को, स्टॉक को परचेज करें, या फिर पेमेंट करें एक्सपेंडिचर्स की। आप इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये हमारे बिजनेस की रोजमर्रा की जरूरत है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे बिजनेस की रोजमर्रा की जरूरत है, जबकि ये होने वाला खर्चा कभी कभी होने वाला खर्चा होता है ना। तो कैपिटल दोनों तरीके से यूटिलाइज होती है। अब हम जब कहते हैं कि कैपिटल
इन चीजों के लिए जब खर्च की जाती है तो उसको हम कहते हैं ये हमारी वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वो कैपिटल जिसको कि हमने काम पे लगा रखा है, वो कैपिटल जिसको कि हमने काम पे लगा रखा है, वर्क पे लगा रखा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। होता है ये कैपिटल का पार्ट ही। ठीक सर। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को हम एक और तरीके से जानते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था, कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है सर, करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाता है। हमारे पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किस तरीके से निकाली जाती है सर, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है जी, और अगर नहीं गिवन होगी तो क्रेडिट और कैश सेल्स निकाल करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स में प्रॉफिट्स इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जिस माल को हमने बेचा है ये उसकी कॉस्ट है। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, इफ सेल्स इज नॉट अवेलेबल, if sales is not available, ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं हमारे पास कितने के, मान लीजिए 9 लाख रुपीस के, और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है, हमारे प्रॉफिट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 30 लाख रुपए का। हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो है सर 3 लाख रुपए, और हमारी सेल्स रिटर्न है 50,000 रुपए। अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारे को, मैं शुरुआत में इसको प्रॉफिट्स बोल गया, ये क्या है, ये हमारा सेल्स है। अभी इसके अंदर से एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं हुए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सर सेल्स। तो मेरी जो नेट सेल्स है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, मेरी नेट सेल्स अच्छा, एक बात मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल्स रिटर्न के अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड, अगर इस तरीके से लिखा होता हमें इसके अंदर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, तो फिर मैं अपनी नेट सेल को किस तरीके से ले लूंगा, 30 लाख रुपए, रुपीस 30 लैक्स, ठीक है सर। और मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी है, अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देता हूं तो 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लैक्स, ओके। तो अब मेरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाती है 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लैक्स,
ये आ जाता है 5 टाइम्स। ठीक है जी। ये नोट कर लिया था आपने? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल ही दी हुई है मान लीजिए हमें क्वेश्चन के अंदर, और वर्किंग कैपिटल जो दी हुई है वो दी हुई है 2.5 लाख रुपए की, और हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपए। यानी कि पहले सेल्स दी हुई थी, अब इसकी कॉस्ट दी, कॉस्ट एट कॉस्ट दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% ऑन सेल से ही। और हमारे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हाँ जी। अब हमारे को क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, लिखिएगा कंप्यूटेशन, ये आंसर है हमारा, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 लाख है इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमें इंक्लूड करना है। प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करना है, तो हम प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20% ऑन सेल्स लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 लाख तो क्या है, हमारी कॉस्ट है। ये 10 लाख क्या है, हमारी कॉस्ट है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास में जब भी दिया हुआ होता है ना प्रॉफिट ऑन सेल्स या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कुछ भी दिया हुआ होता है, ये जो भी दिया हुआ होता है, तो उसको हम 100% लेट कर लेते हैं। हम क्या मानते हैं, 100%, वो अपने 100% पे है। तो सेल्स के बारे में बोला गया है तो हमारी सेल्स क्या है, 100% है। अगर प्रॉफिट जो है वो 20% है तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी सर, 80%। भाई सिंपल सी बात है ना, कॉस्ट में अगर मैं अपना प्रॉफिट इंक्लूड करता हूं तो मेरे पास में सेल्स आ जाता है। ठीक है, सेल्स आ जाता है। अच्छा, अब मैंने ये सब लेट कर लिया। अगर कॉस्ट मेरा 80% है, यानी कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में जो 10 लाख रुपए हैं वो अगर अपने आप में 80% है तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, ये कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, जरा चेक करना बेटा, बताना मेरे को कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा ये।
12,50,000 आ जाए। अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास में सेल्स की वैल्यू आ गई है 12,50,000, डिवाइड कर देंगे वर्किंग कैपिटल से जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है 2,50,000, तो हमारे पास में ये आ जाता है 5 टाइम्स। ठीक है जी, अच्छा यस। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखना, अब क्वेश्चन क्योंकि कई बार घुमावदार आता है तो हम भी इसको वैसा बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 12 लाख रुपए का, और आपके फिक्स्ड एसेट जो हैं वो हैं 8 लाख रुपीस के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखने देता हूं, लिख के रहने देता हूं। ये हमारे पास में 40 लैक्स, और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। अब की बारी ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है और हमारे को कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हमारे पास में जो सेल्स दी हुई है वो कितने की दी हुई है? हमें पहले तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो सेल्स है, ये देखिएगा सेल्स कितने की दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40 लाख रुपए और प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। यानी कि ये जो सेल्स है इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 40 लाख अपने आप में 100%। भाई देखो सिंपल सी बात, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये होता है। अब मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी दिया हो ना, ऑन कॉस्ट दिया है या ऑन सेल्स दिया, उसको आप 100% मान। तो अब यहाँ पे ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो इसको मैंने 100% मान लिया। प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेल्स कितनी हो गई 120%। अब हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ यानी कि कॉस्ट दी हुई है, तो 40 लाख अपने आप में क्या है 100% है। 40 लाख अपने आप में क्या है 100% है। अब और हमें जाना है किस पे 120% पे। 40 लाख अगर अपने आप में 100% है तो 120%। हाँ जी, तो हमारे पास में हमने सेल्स निकाल ली, कितनी आ गई 48 लैक्स, और डाटा हमें गिवन है। अब हमें दूसरी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और फिक्स्ड एसेट गिवन। तो हमने एक छोटी सी बैलेंस शीट टाइप बना ली। 12 लाख की कैपिटल हमने लिख दी, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल कहते हैं, और 8 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट, यानी कि रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो करंट एसेट्स है। आप यहां देख सकते हैं कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं है, तो करंट एसेट 4 लाख,
करंट लायबिलिटी नील, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख। अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। 48 लाख को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 4 लाख से, तो ये आ जाता है 12 टाइम्स। ओके, नोट कर लिया बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहती है हमारे को? सर ये हमारे को रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है जी, ये हमारे पास में नेक्स्ट है। अच्छा, आप ये देखिए कि स्टॉक के बदले में एवरेज स्टॉक क्यों? तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, वाई एवरेज स्टॉक इंस्टेड ऑफ स्टॉक। भाई स्टॉक होना चाहिए था, एवरेज स्टॉक क्यों है? तो ऐसा होता है, इसके आंसर में आप लिखिएगा, इसके आंसर में आप लिखिएगा जो आपने क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा कि क्यों एवरेज स्टॉक इंस्टेड ऑफ स्टॉक। तो आप लिखिएगा बिकॉज व्हेन वी नीड ट्रेडिंग अकाउंट और एनी स्टेटमेंट, व्हेन वी नीड, या फिर ऐसे लिखिए बिकॉज व्हेन वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट, व्हेन वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट और एनी स्टेटमेंट, वी हैव ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं ही लिखता हूं इसको। व्हेन वी मेक trading account, we have opening stock and closing stock. Therefore, to get better results, we use average stock instead of स्टॉक। बेटा ये जो स्टॉक लिखा होता है ना हमारे पास बैलेंस शीट में, इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। और सिर्फ हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ में रिलेशनशिप बताएं, समझ करके देखना, सिर्फ हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ में रिलेशनशिप बताएं, उससे बेटर है कि हम रिलेशनशिप निकालें किसके साथ में? एवरेज स्टॉक के अंदर। क्योंकि एवरेज स्टॉक क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का आपस में एडजस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन कि सर एवरेज स्टॉक तो ठीक है, समझ में आ गया, व्हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंस्टेड ऑफ सेल्स? भाई हम सेल्स ना लेकर के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों ले रहे? अब इसके बारे में लिखिएगा, इसके आंसर में लिखिएगा, बिकॉज in denominator stock ever valued at
कॉस्ट प्राइस। पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर should be comparable। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने जो एवरेज स्टॉक लिया है डिनोमिनेटर में, ये एवरेज स्टॉक जो है ये हमेशा स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे ही लिखा जाता है, आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है नहीं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो क्या नाम है स्टॉक है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। और ये जरूरी है कि जब दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों उसी तरीके से हो, मतलब आपस में कंपेरेबल होना चाहिए। भाई एक के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होगी और स्टॉक के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड नहीं होती, तो ये कंपैरिजन गलत हो जाएगा। तो हमें दोनों ही प्रॉफिट मार्जिन से अलग देखना पड़ता है, इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। हम नहीं लेते, क्या नहीं लेते? सेल्स नहीं ले सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे सेल्स ले लेते हैं, तो अगर सेल्स दी हुई है तो हमें क्या करना है? वहां पे अपने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना। ठीक है सर, ओके। अब हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल करके आएगा? हमारे क्वेश्चन के अंदर कैसे दिया हुआ होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकल करके आएगा? सिंपल सी चीज है, आपको जो भी चीजें दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, जो भी चीजें दी हुई हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो सभी को बनाना आता है ना? हमने क्लास 11th में सीखा था। और ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए, यहां पे लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, यहाँ पे परचेजेस और यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस कर दीजिए सर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो जो अमाउंट आ जाएगा ना, वो आ जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी सेल्स में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दो तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या फिर सेल्स माइनस प्रॉफिट, वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारे को इस तरीके से करना होता है। मतलब दो तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। डाटा कुछ भी दिया हुआ हो सकता है हमारे को, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी है ना क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है। मान लो क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है सेल्स और साथ में दिए हुए हैं हमारे को क्या? ग्रॉस लॉसेस। तो अब क्या करेंगे सर? हम क्या कर देंगे? सेल्स में ऐड कर देंगे ग्रॉस लॉसेस, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है ना। एक बात सोचने वाली है कि हमारे जब एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो अगर ज्यादा होते हैं हमारे सेल्स से, तो ही तो हमारे पास में ग्रॉस लॉसेस आते हैं। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे? हम अपनी सेल्स के अंदर ग्रॉस लॉसेस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो एक्सपेंडिचर की लिस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है सर। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में ज्यादा अच्छे से तरीके से आएगा। लिखिएगा एग्जाम्पल को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई ना, ये 4.5 लाख थी, और ओपनिंग स्टॉक कितना था सर, वो 1 लाख था, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो था 1,25,000। ठीक है, तो अब हमारे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सिंपल है सर, हम अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, और एवरेज स्टॉक कैसे निकल करके आएगा सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, और ये कितना आ जाता है 1,12,500। तो 1,12,500 को हम यहां पुट कर देते हैं, और हमारे पास में आ जाता है 4 टाइम्स। ठीक है जी, 4 टाइम्स, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमारी एवरेज इन्वेंट्री से कितना है, 4 गुना है। तो बेनिफिशियल है ये हमारे। ठीक, अच्छा जी, एक इस तरीके से भी देख सकते हैं हम एक क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास में कितना, 3 लाख रुपए का। हमारी परचेजेस जो हैं वो है 3,30,000 रुपए की, और हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 60,000 रुपीज। ओके, ठीक है जी, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे को निकालना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरीके से, हमारे पास में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हमने करना था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए को हमें एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना है। अब एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने इस तरीके से निकाला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सबसे पहले तो हमारे को मालूम है, देखिए जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं और कोई मुझे कहे कि मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल दूं, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा प्लस परचेजेस लिखूंगा प्लस सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास में सेल्स होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉस्ट की। तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सारी की सारी कॉस्ट, और सारी की सारी कॉस्ट बनती किस तरीके से, सारी की सारी कॉस्ट बनती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट अमाउंट आ जाती है, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 लाख रुपए। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक रखा 60,000, परचेजेस रखा 3,30,000। ठीक है जी, और माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इन दोनों को ऐड किया और उधर की तरफ ले गया इसको,
माइनस कर दिया 3 लाख, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना, 90,000। तो अब मेरी ये रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी हो चुकी है। ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग था 60,000 प्लस क्लोजिंग था 90,000 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास में ये कितना आ जाता है, चेक करके देखिएगा, 75,000 आना चाहिए। तो यहाँ 75,000 करते हैं तो ये इसका 4 टाइम्स आ जाता है। ठीक है जी, ये 4 टाइम्स आ जाता है। नोट कर लीजिए बेटा इसको। डन सर। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में कि 3 लाख रुपए जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग जितनी है उससे 2 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 2 टाइम्स है उसका। अब कैलकुलेट करना है हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सीधी सी बात है, हम सबको मालूम है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक। ठीक है सर। अच्छा, अब क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। मैं यहां लिख देता हूं 8 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए दी हुई है, यहां 3 लाख लिख देता हूं, और एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे एवरेज इन्वेंट्री यानी कि एवरेज स्टॉक ही रहने देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 8 एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख। तो मेरे पास में एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई सर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 8, जो कि हो जाता है 37,500। अच्छा, अब हमें पता है कि एवरेज इन्वेंट्री यानी कि एवरेज स्टॉक किस तरीके से निकाला जाता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और वो कितना है 37,500 है, यानी कि हमारे पास एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, एक फिगर को चाहे ओपनिंग को या क्लोजिंग को एक्सलेट कर लेता हूं। तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्सलेट कर लेता हूं, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। देन ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया
सर वो 2 टाइम्स था, है ना? तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, उसका दुगना 2 टाइम्स आगे था। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 37,500। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 4x इज इक्वल टू 37,500 multiplied by 2, x is equal to 75,000 divided by 4 is equal to 18,750 रुपीज। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास में, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आ गया 18,750 और ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 18,750 इंटू 3। ठीक है, तो 2 टाइम्स मोर लिखा है ना, 2 टाइम्स मोर लिखा है वहां पे। ठीक है जी, ये देखिए ये लिखा था 2 टाइम्स मोर देन, मतलब उससे ज्यादा था, उसका 2 टाइम्स नहीं था। तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 56,250 रुपीज। तो हमारे को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही पता लग गए। ठीक है जी, नोट किया आपने? ये है पूरा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं हमें 3 लाख रुपए, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए हुए 1 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट है 10%, 25%, 10 को आप 25 कर लीजिए, 25%। ओके, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास में है वो 3 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, ये हमारे को दिया हुआ है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। 2 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी,
देखिएगा आंसर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाता है 4 लाख रुपए, ₹4 लाख ये आ गया मेरे पास में। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को 25%, 25% दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। और हम इसको क्या मानेंगे जी कि हमारे पास में ये दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्लस 25%, तो कॉस्ट 100% हुई, 25% प्रॉफिट हुआ तो सेल्स हुआ 125%। अब हमारे को टोटल सेल्स दी हुई है जो हमने अभी अभी निकाली ना, 3 + 1 करके 4 लाख। अगर 4 लाख किसी अमाउंट का 125% है तो बताओ 25% कितना होगा, यानी कि 4 लाख अपने आप में 125% था, 4 लाख को 125 से डिवाइड किया और 25 से मल्टीप्लाई किया, 80,000 आ गया। 80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर मैं 4 लाख में से ये 80,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में सेल्स की कॉस्ट आ जाएगी जो कि मेरे पास आ जाती है कितनी, 3,20,000। अब मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एक चीज चाहिए थी, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो मुझे मिल गई। दूसरा चाहिए मुझे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकल करके आएगा, एवरेज स्टॉक के बारे में बोला हुआ है कि एवरेज स्टॉक में यूज होने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जरूरत होती है, और ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में बोला हुआ है कि वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी अभी निकाली 3,20,000, 3,20,000 रुपए का 10% 32,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 गुना है, ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 टाइम्स है। तो हम क्या कहते हैं, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री जो अभी अभी निकाली 32,000, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 96,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। एवरेज स्टॉक हमने निकाल दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके 64,000 रुपीज। अब हमारे पास में एवरेज स्टॉक भी आ चुका है, तो इससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं जो कि आ जाती है 5 टाइम्स। 5 टाइम इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आप इसको नोट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लिखिएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में 2 चीजें हैं हमारे पास, एक तो है सर ट्रेड रिसीवेबल और एक है टर्नओवर। तो हमारे को पता लगता है कि ये किसके बीच में कंपैरिजन या फिर रिलेशन बताती है, ये बताती है सर हमारे डेटर्स के अंदर, डेटर्स प्लस बीआर कह सकते हैं, ठीक है जी, और साथ में सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। तो अब सेल्स जो है वो हमारे पास 2 तरीके की होती है, कैश और क्रेडिट, ठीक है। सेल्स हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, सेल्स हमारे पास में 2 तरीके की होती है, एक तो कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स।
अब एक बात बताइए, जब मैं बात कर रहा हूं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो मैं कैश सेल्स के साथ में जाऊं या क्रेडिट सेल्स के साथ में जाऊं? तो सर मेरे को जाना चाहिए अपनी क्रेडिट सेल्स के साथ में, कैश सेल्स को इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है जी, टर्नओवर रेशो, ये किस तरीके से निकाली जाती है? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ओके, अब एवरेज अकाउंट नेट क्रेडिट सेल्स तो सर हमें मालूम है, ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या है? तो ये जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है, ये है एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। और एवरेज कैसे निकाल देंगे हम? एवरेज बिल्स रिसीवेबल और एवरेज डेटर्स कैसे निकाल देंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकाला जाए? सर आप ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स कर दीजिए प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर कर दीजिए और सबको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इसके ऊपर इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हाँ जी एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हमारे पास में ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं हमारे पास में। ओपनिंग दिए हुए 20,000, क्लोजिंग दिए हुए 25,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिए हुए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, और साथ में हमारे को टोटल सेल्स और कैश सेल्स दी हुई है। अब टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में क्रेडिट सेल्स आ जाती है। हमें सॉरी वर्किंग कह रहा हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है तो क्रेडिट सेल्स की हमें जरूरत है, और क्रेडिट सेल्स हमारे पास में आ जाती है 1,12,500। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे को चाहिए जिसके अंदर की हम इग्नोर करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। इस क्वेश्चन में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है जी, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए? 22,500, 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2 करके। तो हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो आ जाता है 11,500 को डिवाइड करते हैं 22,500 से तो 5 टाइम्स आ जाता है, 5 टाइम्स आ जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमें दी हुई है रेशो, वो दी हुई है डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड के अंदर क्या बोला जाता है? डेट कलेक्शन पीरियड जो होती है हमारे पास में, वो हमारे को डेट कलेक्शन पीरियड का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी कि हमने अपने जो डेटर्स को टाइम पीरियड दिया हुआ है, डेटर्स कौन है? जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की है, तो उनको हमने ना टाइम पीरियड दिया हुआ है। लेट्स से मैंने किसी को क्रेडिट सेल की, मैंने आपको क्रेडिट सेल की, तो आपसे मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं। अब 5 लाख रुपए जो हैं वो आप मुझे कितने दिनों में देंगे?
ये हमारा डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो बताता है। ओके, अच्छा जी। अब हमारे पास में डेट कलेक्शन पीरियड के अंदर किस तरीके से किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी हमने निकालना सीखा था, उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड हमें क्यों बनाया जाता है, इसलिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हम इससे अमाउंट हमें इनसे वापस ले लेना चाहिए, और अगर कोई नहीं दे रहा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है ये रेशो यूज की जाती है कि अगर कोई पर्सन हमें नहीं टाइमली पेमेंट कर रहा तो वो कौन कौन पर्सन है वो हमारे को जो है इसके अंदर पता लगता है। ठीक जी, आइए देख लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखिएगा आप मेरे साथ में। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है जी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और इसके पास में हमारे पास में इसके दिए हुए हैं कि क्रेडिट रेवेन्यू है, क्रेडिट रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस 6 lakhs rupees, 6 lakhs। debtors and bills receivable at the end वो थे हमारे पास 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी डेट कलेक्शन पीरियड के अंदर भी यूटिलाइज होनी है। तो हमने निकाल लेना है पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ये कैसे निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी सर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास में कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन ही है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है डेटर्स और बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग वाले दिए हुए हैं हमारे को। ठीक है जी, क्लोजिंग वाले दिए हुए, और हमने इनको अगर एवरेज कर लिया तो हमारे पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ओके। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास आ जाती है 6 टाइम्स। वहां पे ओपनिंग गिवन नहीं था तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका। ठीक है, ओके। अब हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड वो निकल करके आता है सर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हम कर देते हैं इसको सॉल्व।
365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है हमारे पास में 6, तो ये हमारे पास में आ जाता है 60.83, और हम बोल सकते हैं 61 डेज, यानी कि 61 डेज के अंदर अंदर हमारे जो डेटर्स हैं वो हमारे को पैसा लौटा दें। ठीक, अच्छा, जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ये हमारे पास में डेट कलेक्शन पीरियड था, इसी तरीके से हमारे पास में है, इसी तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट है, रिसीवेबल की जगह पेबल है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वहां हमने क्या सीखा था पहले, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और फिर डेट कलेक्शन पीरियड। अब हमारे पास में क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कैसे निकाली जाती है सर, क्रेडिट परचेज, अब वहां पे क्या था, क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब सर एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल निकलेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके, इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन करें, हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, टोटल परचेजेस दिए हुए हैं हमें 8,50,000 रुपए की कैश परचेजेस दी हुई है, परचेज रिटर्न दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, एंड हम साथ में ये भी पता लगा सकते हैं कि एवरेज पेबल पीरियड कितना है, एवरेज पेबल पीरियड, यानी कि हम अपने क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं। अब एवरेज पेबल पीरियड का, जैसे हमने ये देखा था ना, टोटल क्या नाम है, ये हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तो ऐसे ही हमारे पास में अब इसके आगे हम एक चीज और लिख सकते हैं कि सर हमारे पास में एवरेज पेबल पीरियड, जैसे रिसीवेबल पीरियड था ना, वैसे ही पेबल पीरियड ये कितना है, और वो किस तरीके से निकल करके आता है, वो आता है 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इस तरीके से निकल करके आता है। तो दो चीजें हमारे पास में यहाँ पे जो है हम सीख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया था, इजी है ये दोनों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें निकालनी आ जाएंगी। क्वेश्चन के डिटेल मैंने आपको बोल दिए पहले। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कैसे निकल करके आता है सर, वो निकल करके आता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो हमारे पास में नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकल आएंगी, अगर मैं टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर दूं और परचेज रिटर्न भी माइनस कर दूं, तो मेरी क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। देखो, अगर मैं टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस करता हूं तो मेरी क्रेडिट परचेजेस माइनस आ जाएगी, मतलब मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। और क्रेडिट परचेजेस में से अगर मैं परचेज रिटर्न माइनस कर दूंगा, क्योंकि क्रेडिट पे जो माल बिकता है वही हमारा रिटर्न भी आता है,
तो उसमें से अगर मैं ये 50,000 रुपए भी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर, टोटल क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी जो कि 7 लाख रुपए आ जाती है। अब मुझे चाहिए क्या, एवरेज क्रेडिटर्स या फिर एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब यहाँ पे बिल्स पेबल तो दिए नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग ही दिए हुए हैं। तो इनका एवरेज मैं निकाल सकता हूँ डिवाइड बाय 2 करके, +2 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी, प्लस करके इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करके 1,40,000 आ जाता है। तो मैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकता हूँ 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000, 5 टाइम्स आ जाती है। अब सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, सेकंड चीज क्या चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी एवरेज ट्रेड पेबल्स, सॉरी एवरेज ट्रेड पीरियड। तो मैं इसको भी निकाल सकता हूं, यहां पे हम कर सकते हैं एवरेज पेबल पीरियड। एवरेज पेबल पीरियड कैसे निकल करके आएगा, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि है हमारे पास में 5 टाइम्स, यानी कि 5। तो ये हमारे पास आ जाता है 73 डेज। 73 डेज जो हैं वो हमारे पास में ट्रेड पेबल पीरियड आ जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा जो था वो क्वेश्चन था जिसके के अंदर हमने दोनों रेशो जो है निकाल ली। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में आगे की रेशियोज करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।